हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का बेसिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है नहीं, क्या करेंगे? बेसिक कवर करेंगे, फुल कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और यहाँ पर समझना भी है। ठीक है नहीं, क्योंकि अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप आगे की फिजिक्स का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है नहीं, पहले हम आज की क्लास में बेसिक समझेंगे। इस चैप्टर का थोड़ा सा जो बेसिक है उसको समझना होगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, क्रम बाई क्रम से फिजिक्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है नहीं, एकदम कुछ नहीं होता है, इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पूरा बेसिक तरीका से आपको बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है नहीं, कहां से क्या चीज उत्पन्न हुई है, जब तक आपको पहले चैप्टर, देखो पहला चैप्टर क्या होता है, एक तरह से पूरी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से उसकी जान होती है। क्योंकि एक समझ लीजिए कि यानी कि पहला चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे के चैप्टरों की कल्पना करना भी गलत है। क्योंकि देखिए पहला चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हो, क्योंकि पहला चैप्टर से ही सारे के सारे चैप्टर क्या हैं, बंधे हुए हैं, यानी कि कनेक्टिविटी है एक तरह से उनकी। यानी कि पहला चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए आपको बेसिक तैयार करना होगा, पहले चैप्टर को ध्यान से समझना होगा और पहले चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। पहले चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आगे के चैप्टरों का अनुमान लगाना, उनकी कल्पना करना, उन्हें तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए पहले चैप्टर को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपकी किसके लिए है, यानी कि न्यू सेशन जो स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए। 2026 से लेकर के 2027 तक हमारी ये क्लासें चलेंगी। ठीक है नहीं, उसके बाद आपके पेपर का टाइम आ जाता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम होने लगते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है हमारी इस फिजिक्स की। ठीक है नहीं, और इसका जो चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम क्या है आपके फिजिक्स के अंदर? देखिए फिजिक्स के अंदर जो पहली है, दो बुकें हैं फिजिक्स की। कितनी बुकें हैं? दो बुक, सेकंड बुक और फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में हमारे 8 चैप्टर हैं, इसी प्रकार से हमारे क्या है, सेकंड बुक में भी है। ठीक है, तो पहले बुक के हम सारे सारे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड बुक पर चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना उस यानी कि आगे के चैप्टर जो भी हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है एक तरह से बेसिक होता है और उस बेसिक से ही चीजें स्टार्ट होती हैं और धीरे 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 क्या होता है, हाई लेवल तक इसको ले जाते हैं। ठीक है, अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे के जो टॉपिक हैं वो समझ में आपको नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आप बेसिक अवश्य तैयार करें। ठीक है, तो आज की फर्स्ट क्लास में हम बेसिक लेके चलेंगे। ठीक है नहीं, जो कि चैप्टर हमारा कौन सा है, फर्स्ट बुक के अंदर पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है नहीं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक क्लास लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट आप 2027 यानी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, करना है आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको आकर के मिल सके। ठीक है नहीं, यानी कि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि यानी कि सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं, परंतु ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, जिस कारण से नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक क्लास किस प्रकार से, यानी कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। हम यहाँ बेसिक यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं। ठीक है नहीं, क्लास के एंड तक बने रहना है, बेसिक समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है नहीं, तभी आप क्या होगे, आगे की जो टॉपिक है उनको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, ये पहला क्लास है, यानी कि 2026 न्यू सेशन 2026-27 के लिए फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पर होगा। और ये चैप्टर कौन सा है मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है नहीं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा ये होता क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। सबसे पहले आपको उसमें दिया है आवेश, तो पहले आवेश के बारे में समझना होगा भाई, और आवेश की हिस्ट्री के बारे में समझना होगा, आवेश कहां से आया
है क्या चीज के गुण क्या है, ठीक है नहीं, और जो भी आवेश से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है उस प्रश्नों को भी यहां पर हम देखेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर हेड लगाएंगे क्या, आवेश यानी कि चार्ज। तो आवेश क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि चार्ज है क्या चीज, ठीक है। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, और चार्ज को सबसे पहले देखा किसने था। देखिए चार्ज जो है एक तरह से मैं आपको बता दूं चार्ज की डेफिनेशन क्या है। चार्ज की डेफिनेशन है कि चार्ज जो होता है किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश जो होता है वो पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, एक तरह से एक विशेष गुण होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो गुण उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो हमें किस प्रकार से दिखाई देंगे, उसके बिहेवियर से। उसको जब हम बढ़तेंगे तभी तो पता पड़ेगा इसके अंदर कैसे गुण हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं। इसी पदार्थ से प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके भी अंदर उसके गुण होते हैं। अब पत्थर है तो भाई पत्थर का गुण उसके अंदर होगा, लोहा है तो लोहे के अंदर दूसरा गुण होगा, लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर कोई दूसरा गुण होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हरेक के अंदर अलग अलग गुण देखने के लिए मिलते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश एक पदार्थ का गुण है। तो हम उस गुण की बात यहां पर कर रहे हैं, यानी पदार्थ के गुण की बात कर रहे हैं हम, पदार्थ के अंदर जो गुण है, ठीक है नहीं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो है हमारा आवेश। अब आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है, आवेश की एक डेफिनेशन दी गई है, सिंपल सी परिभाषा है कि आवेश पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है, आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र और आपका कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले आपको आवेश के बारे में समझना होगा ना, तभी समझ में आएगा ना ये क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले एक बात बताएं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ये यूनानी के मतलब यूनान दार्शनिक थे, यूनानी के दार्शनिक, ठीक है नहीं, एक वैज्ञानिक थे यूनान के, ठीक है नहीं। हम कह सकते हैं जो क्या नाम था उनका, थेल्स, ठीक है नहीं। इन्होंने 600 ईसा पूर्व की बात है, ये 600 ईसा पूर्व की। देखिए आपको कुछ टीचर जो होते हैं बताते हैं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने आवेश के बारे में बताया, ठीक बात है, परंतु उनसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले देखा था आवेश का गुण, सबसे पहले देखा था पदार्थ के अंदर, सबसे पहले आवेश का गुण थेल्स ने देखा था। कब देखा था, वो देखा था भाई 600 ईसा पूर्व में। कब देखा था, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है नहीं। ये वाला मार्कर थोड़ा सा पतला चल रहा है, दिखाई नहीं देगा। 600 ईसा पूर्व में इसको देखा गया था, ईसा पूर्व, ठीक है नहीं। 600 ईसा पूर्व में मतलब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, थेल्स, ठीक है नहीं। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो कहां के थे, यूनानी थे, यानी एक दार्शनिक थे, ठीक है नहीं। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि आवेश के गुण को देखा, यानी कि ये आवेश एक गुण ही तो है, पदार्थ का ये गुण है, इस गुण के बारे में उन्होंने सबसे पहले महसूस किया, नहीं अनुभव किया था पदार्थ के अंदर, ठीक है नहीं। तो किसी पदार्थ के अंदर क्या होता है भाई, आकर्षण जैसी कोई शक्ति होती है पदार्थ के अंदर, ठीक है नहीं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया था, थेल्स ने बताया, सबसे पहला गुण उन्होंने देखा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि 1752 में, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है नहीं। और इन्होंने, इनसे पहले तो देखिए इन्होंने बताया था भाई 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने बता दिया था, और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में प्रायोगिक व्यवस्था से देखा गया था, यानी कि एक प्रायोगिक रूप से इसको देखा आवेश के बारे में। तो यानी कि 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यानी कि प्रायोगिक रूप से आवेश के बारे में बताया था। देखिए जो 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने बताया था, थेल्स ने क्या किया था, थेल्स ने यह किया था कि देखिए जब इस पदार्थ के अंदर इस गुण को देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया है कि एक अंबर नामक एक पदार्थ होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अंबर नामक एक कोई पदार्थ वगैरह होता है, तो उस अंबर को उन्होंने क्या किया था, कपड़े से रगड़ा, किससे रगड़ा,
कपड़े से रगड़ा। तो अंबर, क्या नाम था उसका? अंबर, ठीक है नहीं, क्या है? अंबर, अंबर, ठीक है नहीं। तो अंबर नामक एक पदार्थ को इन्होंने क्या किया? कपड़ों से रगड़ा, कपड़े से, ठीक है नहीं, कपड़े से जब रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा? उसके अंदर यानी कि जो छोटे छोटे कण थे, यानी कि कागज के टुकड़े थे, वो चिपकने लगे थे, ठीक है नहीं। तो इसके अंदर एक गुण, एक शक्ति अनुभव की उन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा कि उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये क्या है? कोई आवेश है, ये कोई शक्ति है, वो शक्ति है। आवेश के बारे में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है नहीं। तो 600 ईसा पूर्व में सबसे पहले अनुभव किसने किया था? थेल्स ने किया था सबसे पहले, 600 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है नहीं। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको क्या किया था? प्रायोगिक रूप से देखा। इन्होंने क्या किया था? देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था कि ऐसा होता है कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे थे, यानी पतंग उड़ाने वाले में, तो पतंग जब उड़ा रहे थे उस समय क्या हुआ? कुछ बादल, मतलब बादल छाए हुए थे। पतंग को जब उड़ा रहे थे तो इन्होंने जिस रस्सी से पतंग को मतलब ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहे थे, मतलब उड़ा रहे थे, ठीक है नहीं, पतंग को क्या कर रहे थे? उड़ा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? जैसे आकाश के अंदर जैसे बिजली चमकती है, आपने देखा होगा लाइटिंग जो होती है, तो ये जैसे ही लाइटिंग हुई तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में थोड़ा सा क्या हुआ? हल्का सा, यानी कि विद्युत का मतलब प्रभाव हुआ। उन्होंने देखा कोई शक्ति, एक शक्ति है जो उनके हाथों को क्या कर रही है? थोड़ा सा कंपनमान बना रही है। तो उन्होंने देखा ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने उसको यानी कि देखा कि बादल के अंदर जैसे लाइटिंग होती है उसके बाद ही उनके हाथ में क्या होता है? यानी कि थोड़ा सा झटका सा लगता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ ना कुछ तो कुछ है इसमें, ठीक है। तो पतंग के माध्यम से कुछ आवेश आया था, उस आवेश के बारे में इन्होंने क्या किया था? प्रायोगिक रूप से देखा। तो अब इन्होंने क्या किया? जाकर के अपनी लेबोरेटरी में जाकर के, इन्होंने लैब में जाकर के अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए और इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इन्होंने क्या किया? इसका परीक्षण किया, ठीक है नहीं, क्या किया भाई? परीक्षण किया, ठीक है नहीं, कि भाई ऐसा क्या चीज है जो मतलब आकाश से हमें उत्पन्न हो रहा था, ठीक है नहीं। तो जो आकाश के अंदर जो लाइटिंग हो रही थी उसके कारण क्या हो रहा था कि हाथ में क्या हो रहा था? उनके थोड़ा सा झटका सा लग रहा था, यानी कि कुछ शक्ति का अनुभव हो रहा था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? अपनी लैब में जाकर के इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रयोग के बारे में। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी कि इन्होंने किस प्रकार से बताया था, प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी इनकी। मैंने पहले बता दिया कि यानी कि आवेश के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राचीन रूप से अगर बात करें, तो सबसे पहले थेल्स ने बताया था। किसने बताया था? थेल्स ने। मतलब 600 ईसा पूर्व की बात है और उस समय इन्होंने सबसे पहले अनुभव किया था इस शक्ति को, ठीक है नहीं, परंतु उनके बारे में कुछ बताया नहीं था। प्रायोगिक रूप से जो बताया वो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है नहीं, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के। कहां के साइंटिस्ट थे भाई? मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट थे। आपको ध्यान में रखना है कहां के थे भाई? ये अमेरिका के। कहां के साइंटिस्ट थे? अमेरिका के, ठीक है नहीं, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे और इन्होंने आवेश का प्रायोगिक रूप से इन्होंने बताया था। तो देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मुख्य कारण जो माना वो क्या माना? वो माना था घर्षण। क्या माना भाई? घर्षण। इन्होंने माना कि जो कारण है आवेश का वो है भाई क्या? घर्षण है, ठीक है। क्या है? घर्षण। इन्होंने घर्षण को मूल कारण माना, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कारण माना था, कारण जो था उसका वो क्या था? घर्षण था। रीजन क्या था? घर्षण। जब हम घर्षण कराते हैं तब हमें क्या होता है? आवेश की अनुभूति होती है। तो देखिए इन्होंने किस प्रकार से प्रायोगिक रूप से किया था। तो इन्होंने इसका परीक्षण किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? एक कांच की छड़ ली इन्होंने। क्या ली भाई? कांच की छड़। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसको नोट कर चलना। कांच की छड़ ली। ये किसी छड़ है भाई? आपकी कांच की, ग्लास की छड़ है, ठीक है नहीं, ग्लास, कांच। और दूसरी छड़ भी इन्होंने ली, वो भी किसकी थी भाई? कांच की थी। ये भी आपकी ग्लास, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने जब इन दोनों छड़ों को
किसी कपड़े से रगड़ा और जब इनके पास ले गए तो इन्होंने क्या देखा कि यहां पर प्रतिकर्षण देखने के लिए मिला, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण देखने के लिए मिला। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए इन्होंने ये पहला इन्होंने परीक्षण किया, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा परीक्षण इन्होंने फिर से किया, यानी कि इन्होंने अब की क्या किया भाई, अब की क्या किया, अब की इन्होंने किया कि इन्होंने कांच की छड़ को लिया, एक बार कांच की छड़ को लिया, ग्लास, कांच की छड़ को लिया, और यहां पर उन्होंने लिया एवोनाइट की छड़ को भी लिया। एवोनाइट एक पदार्थ होता है, ठीक है नहीं, किसकी छड़ ली भाई, एवोनाइट की छड़ ली, एवोनाइट, एवोनाइट की छड़ को लिया। जब इनको आपस में रगड़ा तो इन्होंने देखा क्या कि यहां पर हो रहा है भैया आकर्षण, क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि यानी कि जब इनको आपस में रगड़ रहे हैं उस वक्त हमने देखा कि कांच और कांच को जब हमने आपस में रगड़ा तो यहां प्रतिकर्षण देखने के लिए मिला, परंतु कांच और एवोनाइट की छड़ को आपस मतलब हमने रगड़ा किसी कपड़े से तो यह आकर्षण देखने के लिए मिला। तो रीजन क्या है, ये एक दूसरे को आकर्षण क्यों कर रहे हैं, ठीक है नहीं, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण क्यों कर रहे हैं, तो इसका कोई रीजन इन्होंने देखिए अपनी तरफ से माना। देखिए इससे पहले विद्युत से पहले चुंबक के बारे में पता था, तो चुंबक के बारे में पता था, तो चुंबक में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, और दोनों पोल से क्या होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, ये तो पता था पहले से ही। जब चुंबक के बारे में इन्होंने पता था तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, और चुंबक के दोनों ध्रुवों को जब मैंने एस और एन को आपस में मिलाएं तो वो क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि विजातीय ध्रुव आपस में चिपकते हैं, और जो सजाती होते हैं यानी एक से ही होते हैं वो एक प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है नहीं। तो इन्होंने ऐसा ही यहां पर थोड़ा सा अनुमान लगा करके बताया कि क्या, कि यहां पर हुआ क्या है, यहां पर ये हुआ है कि जैसे हमने इनको रगड़ा तो देखिए चार्ज के बारे में इन्होंने नाम दिया, तो इन्होंने बताया था कि जो आवेश, सबसे पहले क्या बताया था कि यहां पर क्या हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है, यहां क्या उत्पन्न हुआ है भाई, आवेश उत्पन्न हुआ है, यहां पे भी आवेश उत्पन्न हुआ। तो आवेश के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आवेश के बारे में बताया तो इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का है, कितने प्रकार का है भाई, दो प्रकार का। इस पे भाई जो कांच की छड़ों को आपस मतलब हमने रगड़ा कपड़े से तो इस पे भाई आया प्लस, कौन सा आया भाई, इस पे प्लस आ गया, इस पे आ गया भाई प्लस, इस प्रकार से क्या आया भाई, प्लस आया। इस पे भी क्या भाई प्लस है, इस प्रकार से। जब इन पर प्लस है तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जैसे चुंबक के दोनों सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, ऐसे ये दोनों ही सजातीय आवेश है, इसलिए इनको ये क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है नहीं। इसको इन्होंने नाम दिया था पॉजिटिव आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। पहला चार्ज कौन सा बताया इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं, कैसा बताया था, धनावेश, यानी कि धनावेश, धनावेश यानी धन आवेश, ठीक है नहीं। तो धनावेश, और दूसरा इन्होंने इस पे बताया, अब देखिए ये कांच की छड़ है, जब कांच की छड़ को जब इन्होंने रगड़ा तो इन्होंने कहा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए इस पे भी क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, कांच की छड़ को आपस में रगड़ा तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पर उत्पन्न हुआ। क्लियर। और इन्होंने बताया कि जो एवोनाइट छड़ है इस पे माइनस आ गया, क्या आ गया भाई, माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया भाई, माइनस, इस पर माइनस चार्ज आ गया। जब इस पर माइनस चार्ज आया है इस कार्ड से क्या हो रहा है, यहां पर ये आकर्षण हो रहा है, तो इन्होंने बताया एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह का आवेश होता है आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इन्होंने बताया कि यहां पर जो कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है, जब इनको एक कपड़े से रगड़ा जाता है तो जब इनको पास लाते हैं तो एक दूसरे के प्रतिकर्षण हो रही है, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है नहीं। तो इसको बोलते हैं यानी कि धनावेश का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है नहीं, इंग्लिश में से पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं। और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है नहीं, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दो तरह के आवेश के बारे में इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है नहीं। परंतु यहां पर इन्होंने कहा कि यानी कि कांच की छड़ को जब आपस में रगड़ा जाता है, मतलब कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ते हैं
तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, और जैसे यहाँ पर आया है पॉजिटिव, और एबोनाइट को जब हम कपड़े से किसी रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, या माइनस आता है। परंतु ये कोई रीजन नहीं था, ठीक है नहीं, ये एक तरह से मान लिया था, ठीक है। और इन्होंने बता दिया था कि आवेश दो तरह का है, धनावेश और ऋणावेश, परंतु ये कोई ठोस रीजन नहीं था। इसको मान करके थोड़ा सा आगे चलते रहे, परंतु आगे चल करके ये सब कुछ क्या हो गया था, फिर असफल रहा एक तरह से। फिर इसके बाद जो ठोस प्रूफ आया था वो था कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या आया था, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलिए हम अब समझते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। उसके आधार पर पता पड़ेगा कि इस पर कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कांच पर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है नहीं, परंतु यहां तो मान लिया था ऐसे ही। परंतु आगे चलकर अब हम देखेंगे कि यानी कि एक सिद्धांत आया जिसका नाम था आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, ठीक है नहीं। तो चलिए हम उसको देखते हैं किस प्रकार से। इसकी डेफिनेशन में अभी लिखवाऊंगा आवेश के बारे में, ठीक है, तो आप लिख लेना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी कि किस प्रकार से आवेश उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए तो चलिए अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, ठीक है नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलते से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है नहीं, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है नहीं। तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बताया था। पहले तो मान लिया गया था कि यानी कि जो आवेश है ना, आवेश कांच पर प्लस आ रहा है और एबोनाइट पर माइनस आ रहा है, परंतु वो कोई ठोस प्रूफ नहीं था वो, ठीक है नहीं, कोई, ठीक है नहीं। तो अब देखिए जब ये सिद्धांत आया, इस सिद्धांत के आधार पर देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। तो परमाणु आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं, ऐसे करके परमाणु होता है। परमाणु में क्या होता है भाई, नाभिक होता है, नाभिक होता है, ये हम जानते हैं। ये दूसरा परमाणु, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये आपका दूसरा परमाणु है, और इसमें भी क्या है भाई, नाभिक है, ठीक है। ये दो परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु में ये नाभिक हैं आपके, क्या है भाई, नाभिक हैं। इसके बारे में बताया था, आपको पता है, रदरफोर्ड वगैरह ने नाभिक के बारे में। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रोटॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर होता है। ऐसे यहां पर भी है, यहां पर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में क्या लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ये परमाणु हैं दोनों, ठीक है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो ये कहता है कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। यानी कि बाहर से जो एनर्जी पा लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होते हैं, वो दूसरे परमाणु के कक्षा में चले जाते हैं। अब रीजन क्या है समझिए, ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए क्यों, क्योंकि ये देखिए ये परमाणु जो होता है, परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, और जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि वहां पर नाभिक का बल बहुत कम लगता है, ठीक है। जो एरिया जो होती है वो जब जैसे एरिया बढ़ेगा तो वहां पर क्या होता है, बल कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु का जो नाभिक है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर कम बल लगा पाता है, ठीक। तो जब कम बल लगा पाता है, इस कारण से क्या होता है, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है, क्या करते हैं भाई, घर्षण करते हैं, घर्षण। जब आपस में इनको रगड़ते हैं तो रगड़ने पर यह होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वायतम कोश से यहां से चल करके यहां आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचकर दूसरे परमाणु के अंदर, दूसरे परमाणु की कक्षा में जाकर पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु पर चला जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ठीक है नहीं। परंतु आप समझिए जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गया और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घट जाएगी, परंतु प्रोटॉन की संख्या तो मतलब उतनी की उतनी रहेगी ना। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से यहां जाएगा इस कक्षा में, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके
दूसरे परमाणु की अवस्था में जाएगा तो यहाँ पर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, ठीक है, प्रोटॉन क्या रहेंगे, उतने के उतने रहेंगे, प्रोटॉन में बदलाव नहीं आएगा, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई, स्थानांतरण हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो दूसरे परमाणु पर चले जाते हैं। अब दूसरे परमाणु पर क्या होगा, यहाँ के जो प्रोटॉन है उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब ये कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। तो इस पर हो जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इस पर देखने के लिए आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। और इस पर कैसा मिलेगा, इस पर मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ है, जब इनको आपस में जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि यहां पर जो परमाणु जो होते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर से एनर्जी, थर्मल एनर्जी लेकर के क्या होते हैं, दूसरे परमाणु के स्थान में चले जाते हैं, ठीक है नहीं। जिस कारण से क्या होता है, दूसरे परमाणु पर क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं दूसरे परमाणु या पदार्थ है, कोई भी दूसरे पदार्थ है, उस पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिकतर हो जाते हैं, मतलब अधिक हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु है, अगर कोई पदार्थ मान लेते हैं, कोई पदार्थ है, और पदार्थों को जब दो पदार्थ है, जब ये दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब आपस में रगड़ेंगे, मान लीजिए दोनों पदार्थ है, जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के हैं वो इसके परमाणु पर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन परमाणु जो होंगे, इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। तो इस कारण से इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब नेगेटिव ज्यादा हो गया, प्रोटॉन तो कम है, प्रोटॉन तो उतना ही उतना है ना, प्रोटॉन नहीं बदलेगा। मान लीजिए इसके पास प्रोटॉन कितने थे, मान लीजिए इसके पास प्रोटॉन है भाई कितने, मान लीजिए 10 प्रोटॉन, ठीक है ना, 10 मान लीजिए। इसके पास कितने थे भाई, मान लीजिए इसके पास है आपके 20 प्रोटॉन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 20 है। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही समान होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवारा होता है, वो कक्षा को छोड़ के चला जाता है, ठीक है नहीं। तो यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु आप समझिए, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां तो भाई 19 इलेक्ट्रॉन लगे ना यहाँ पर, है ना, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर तो केवल 19 इलेक्ट्रॉन रह गया, परंतु प्रोटॉन फिर भी 20 रहेगा। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव। ये रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के अंदर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, धन आवेशित होता है नाभिक, ठीक है नहीं। संपूर्ण धनावेश कहां उपस्थित होता है, नाभिक में उपस्थित होता है, तो ये होता है पॉजिटिव। तो यहाँ किसकी मात्रा ज्यादा है, नेगेटिव की या पॉजिटिव की, पॉजिटिव की, इसलिए इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पदार्थ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वहां पर देखिए प्रोटॉन संख्या जो है आपकी पी, जो पी होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन संख्या आपकी 10, परंतु इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेगेटिव की मात्रा ज्यादा हो गई, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो इस प्रकार से है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इस प्रकार से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, घर्षण से आवेश नहीं बना है कोई, आवेश पदार्थ ऑलरेडी पहले से ही होते हैं, ठीक है नहीं, आवेश पदार्थ पहले से ही होता है, बस रगड़ के का हमें बाहर से एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी, यानी उसकी ऊर्जा मिल जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके दूसरे पदार्थ में चला जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी पर अधिक ज्यादा आवेश हो जाता है, किसी पे कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से तो ऐसा यहां पर हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पर चला गया, ठीक है। आवेश पदार्थ का गुण है, मैंने क्या बताया, आवेश पदार्थ का गुण होता है, ये पदार्थ के अंदर होते हैं, चाहे लोहा हो, चाहे आपका तांबा हो, चाहे मतलब ये चाहे आपका सिल्वर वगैरह कुछ भी हो, चांदी हो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि भाई परमाणु एक छोटे से छोटा कण है। तो मैंने परमाणु स्तर पे आपको बताया है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब एक पदार्थ को आपस में रगड़ोगे तो पदार्थ के अंदर क्या है, परमाणु, तो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चला जाएंगे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, क्लियर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया दूसरे परमाणु पर चला गया, रहेगा नहीं, जिस कारण से यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की अधिकता है, यहाँ पर नेगेटिव की है, इस कारण से तो क्या होता है, तो ऐसे करके घर्षण के कारण क्या हो रहा है, केवल यहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है,
जिस कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ एक पर नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ रहा है। तो घर्षण के कारण किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है। तो आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही है। क्या है? अगर आप इसको लिखना चाहें, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो आप लिख सकते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज होता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब ऋणावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो धनावेशित होता है। बस इसी प्रकार से लिखना होता है और यही इसका सिद्धांत होता है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहीं से आपको पता पड़ा किस प्रकार से कौन सी वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा, ना कि कांच की वस्तु पर ही मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। बस वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा किस प्रकार से जब उसे रगड़ रहे हैं तो कितनी क्षमता है, क्या उस पर मतलब पहुंच रहा है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये है आपके आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। चलिए, अब जब आपको यहां तक पता पड़ गया है तो आप चलते हैं आवेश की हम परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे देखेंगे। मैंने ये बताया आपको कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया कि आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था थैल्स ने, ये यूनानी दार्शनिक थे, 600 ईसा पूर्व में इन्होंने बताया था। ये बताया था केवल, इन्होंने कोई प्रायोगिक रूप से नहीं बताया। उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझाया कि हाँ आवेश होता है और आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आवेश के बारे में पूरी डेफिनेशन के बारे में। मैंने अभी हिस्ट्री बताई है आपको केवल इसकी, किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। तो आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ में आया, मैंने बताया कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से आता है, यानी घर्षण के कारण। तो अभी हम यहाँ घर्षण के कारण देख रहे हैं कि किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश हमेशा घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा, घर्षण से। अगर आप किसी को रगड़े, आप देखें ना, कंघी को आप बालों में रगड़िए और फिर उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि वहां से छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं कंघी की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये था। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, मात्रक, विमा वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर कि आवेश की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा जो मैंने आपको बताई, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है, यानी कि हम कह सकते हैं आवेश जो पदार्थ का एक गुण है, विशेष गुण है, ठीक है नहीं। तो आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को भी उत्पन्न करता है, यानी कि प्रभाव को उत्पन्न करता है, हम कह सकते हैं। तो इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं भाई? आवेश कहते हैं। आवेश को किससे दिखाते हैं? आवेश को आप लिख सकते हैं कि आवेश को स्मॉल क्यू, या आप लिख सकते हैं कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है नहीं, किया जाता है। नोट करते चलिए साथ साथ, ठीक है नहीं। आवेश को हम क्यू से या कैपिटल क्यू से, यानी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए, आवेश क्या है, गुण बताया था हमने। तो आवेश आपके जो होता है, आवेश आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है नहीं। आवेश की अगर हम बात करेंगे तो आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार की बात करेंगे, आवेश के प्रकार। तो आवेश के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार का आवेश आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला आपका जो होगा वो होगा आपका धनावेश, धनावेश यानी इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? दूसरा होता है भैया आपका, दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दो तरह का आवेश आपका देखने के लिए मिलता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश के अगर हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है, परिभाषा मैंने आपको देख लिया। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनावेश या ऋणावेश, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो तरह का आवेश आपका होता है। अच्छा, धनावेश कब होता है? धनावेश किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, कमी होती है, तो उस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, नहीं आप लिख सकते हैं धनावेश हेडिंग लगा करके, लिख सकते हैं धनावेश हेडिंग लगा करके कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न होता है। क्लियर? और ऋणावेश की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगी? किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। चलिए, ये दो तरह के आवेश आपके यहां पर हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसको कैसे दिखाते हैं भाई। इसको दिखाते हैं, आप ऐसे दिखाइए, माइनस का क्यू करके दिखाइए, ऐसे इसको आप दिखाइए, सॉरी ये प्लस का है ना, तो प्लस का दिखाएंगे, इसको माइनस का क्यू करके दिखाइए, ऐसे कैपिटल में दिखाओ या आप चाहे स्मॉल में है। ठीक है नी? तो ऐसे दिखाते हैं इनको, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे इनको एक सिंबल के रूप में प्रयोग में लेते हैं। क्लियर? तो आवेश दो प्रकार का हो गया, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहां से इसे हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके, एक छोटा सा इसका एक सूत्र है। ठीक है, वैसे इसके दो सूत्र हैं। ठीक है, सूत्र की अगर बात करेंगे, इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा समझिए। इसका जो सूत्र जो होगा, वो सूत्र ये होता है, कैपिटल क्यू कहिए मैंने बताया या स्मॉल क्यू कहिए, बात है कहिए, क्यू बराबर जो होता है वो होता है आपका आई टी। क्या होता है भाई? आई टी, ये फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी। एक और फॉर्मूला होता है इसका सेकेंड, वो होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको आगे पता पड़ जाएगा, ये फॉर्मूला कहां से है, और यही फॉर्मूला आपको आगे पता पड़ जाएगा। जब आई क्या है इसमें, आई जो होती है भाई धारा होती है। क्या होती है? धारा, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। और टी क्या होता है भाई? समय होता है। क्लियर? ऐसे ही यहां पर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई बराबर, इसका मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलॉम होता है। ये नेगेटिव होता है तो आप यहाँ नेगेटिव लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगाइए, कोई बात नहीं है। ठीक है नहीं? और यहाँ पर जो आपका होता है वो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं इसको। ठीक है नहीं? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्लियर? इस प्रकार से केवल आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है? अच्छा, पॉजिटिव पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव पे जो चार्ज होता है, सॉरी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलॉम। यही होता है, सेम यही होता है, बस ये धनावेश होता है। ये ऋण में होता है तो ये माइनस में होता है, और ये प्लस में होता है। इस प्रकार से बस इतना ही फर्क होता है, चार्ज उतना ही होता है। क्लियर? चलिए, और एक और मैं बात आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है भाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ये होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान होता है। क्लियर? आपको बस ये याद करना है ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट? और आपका जो प्रोटॉन होता है इसका क्या होता है? तो प्रोटॉन, अगर हम यहाँ प्रोटॉन की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो होता है आपको 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये होता है, याद कर लेना है बस आपको। ठीक है? तो आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है क्यू बराबर आई टी, और क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है नहीं? ये आवेश के क्वांटिफिकेटर से आता है, और ये तो आपका क्या है? धारा और समय में संबंध है, यानी दोनों में गुणनफल से आता है। ठीक है?
धारा वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको अभी ऐसे ही याद रखना है, क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, आवेश का क्वांटिटी से ये वाला आता है। चलिए, जब ये आपको ये पता पड़ गया कि सूत्र क्या होता है, तो आवेश के बारे में आपको पहले पता पड़ा कि आवेश क्या होता है, उसके बाद आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखते हैं इसकी मात्रक के बारे में। किसके बारे में मात्रक देखते हैं हम? मात्रक के बारे में देखते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके मात्रक और विमाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए मात्रक के बारे में देखते हैं। तो मात्रक, सबसे पहले हम देखेंगे मात्रक यानी कि यूनिट। यूनिट, ठीक है नहीं, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है नहीं, तो चलिए मात्रक के बारे में देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है समझिए। मात्रक यहां पर निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि Q बराबर जो होता है भैया वो होता है IT। यहां पर जो I है वो धारा है और धारा का मात्रा होता है एम्पियर। तो यहां पर जो आवेश का मात्रा निकालना है तो होगा ये पहले एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर इंटू समय है तो सेकेंड, समय का मात्रा होता है सेकेंड। ठीक है नहीं, सेकेंड यानी समय का मात्रा सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड हो गया भैया इसका मात्रक। इसी को बोलते हैं हम क्या? कूलॉम बोलते हैं इसका मात्रक। क्या बोलते हैं भाई? कूलॉम। जो एसआई पद्धति में इसका मात्रक है, ये आपका किसमें है? एमकेएस पद्धति में है। एमकेएस पद्धति में मात्रक इस प्रकार से, ये भी आपका एमकेएस पद्धति को ही लेके बनाया था। तो ये आपका एमकेएस पद्धति की मात्रक है, ये एसआई पद्धति का मात्रक आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे और भी मात्रक होते हैं सीजीएस पद्धति में। तो अगर हम सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक देखें तो इसका होता है, वो होता है स्टेट कूलॉम, यानी स्टेट। ठीक है नी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक्स यूनिट। ठीक है नी, तो इसका सीजीएस पद्धति में होता है, वो होता है पहला कौन सा होता है? पहला होता है ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है नी, क्या होते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो इसका ये मात्र होता है। दूसरा इसका मात्र क्या होता है? दूसरा इसका मात्र होता है सीजीएस पद्धति में फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ठीक है नहीं, ये होता है दूसरा मात्रक, ये होता है सीजीएस पद्धति के अंदर ये मात्रक होता है। अन्य इसके और भी मात्रक होते हैं, आप देखेंगे इसके अन्य मात्रक की अगर बात करें तो अन्य मात्रक आपका क्या होता है? एक होता है आपका एव कूलाम बोलते हैं इसको। देखिए इसी को बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो है इसको बोला जाता है स्टेट कूलॉम। क्या बोलते हैं इसी को? स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, या आप स्टेट कूलॉम कहिए, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलिए, या ESU कहिए। देखिए यहाँ पर ये भी जो है फ्रैंकलिन, ये भी इसका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अन्य मात्रक की अगर बात करेंगे तो वो होता है EMU। ठीक है नहीं, EMU होता है। इसी को हम बोलते हैं एव कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? इसी को हम बोल सकते हैं एव कूलॉम। ठीक है नहीं, एव कूलॉम, एव कूलॉम, क्लियर? इस प्रकार से इसको बोल देते हैं। दूसरा इसका जो मात्रक होता है, दूसरा फैराडे। फैराडे, ये भी इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो अन्य मात्रक ये भी हैं आपके। ठीक है, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक जो है आपका वो है आपका फैराडे। कौन सा भाई? फैराडे है, फैराडे। ठीक है नहीं, फैराडे मात्रक होता है। अच्छा, एक फैराडे में कितने कूलॉम होते हैं? तो एक फैराडे की अगर बात करेंगे, एक फैराडे में जो कूलॉम होते हैं वो होते हैं 96,500 कूलॉम। ये होता है आपका, याद कर लेना, 96,500 कूलॉम, यानी कि 96,500 कूलॉम। ये होता है एक फैराडे में। सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराडे है, और एक फैराडे में कितना होता है? 96,500 कूलॉम होते हैं। क्लियर? अगर स्टूडेंट वहीं पर आ जाए कि एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो एक कूलॉम में जो स्टेट कूलॉम होते हैं वो होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ठीक है, तो क्या होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है आपका एक कूलॉम में।
ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक, तो समझ में आया आपको? यानी कि इसी सूत्र से हमने निकाला है, इसी सूत्र से हमने यहां पर निकाला है Q बराबर IT होता है एम्पियर सेकंड। ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ये एसआई पद्धति का है। कूलॉम हर जगह मौजूद होगा, चाहे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चली जाइए, कूलॉम के लिए यही रहेगा, कूलॉम मात्रक आवेश का। ठीक है, तो याद रखना है सीरियस पद्धति में जो मात्रक होता है वो कौन कौन से होते हैं आपका? एक तो होता है स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी कि हम इसी को बोलते हैं स्टेट कूलॉम। ठीक है नहीं, और ये होता है आपका फ्रैंकलिन भी होता है। तो इतनी वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर। और एक फेराडे जो होता है सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसका मान जो होता है कूलॉम में 96,500 कूलॉम होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि यानी कि इसका जो गुण जो होते हैं वो गुण क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं आवेश के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले देखिए पहला इसका प्रॉपर्टी जो होगा कि आवेश जो होता है ना, आवेश को कहीं से जनरेट किया जाता है नहीं, आवेश तो पदार्थ में ऑलरेडी पहले से ही होता है। ठीक है नहीं, यानी उसको उत्तेजित करना होता है केवल। ठीक, तो यहां पर देखिए तो आवेश तो होता है, तो इसका मतलब यह कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, गुण है। लिखेंगे यहां पर आवेश, आवेश को ना उत्पन्न, आवेश को ना उत्पन्न और ना नष्ट, आवेश को ना उत्पन्न और ना नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है नहीं, आवेश को ना उत्पन्न और ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है नहीं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, बस इसको इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। किया जा सकता है। क्लियर? इस प्रकार से ये पहला गुण है इसका। दूसरा गुण देखिए, पहला गुण आपका यहां पर हो गया। दूसरा गुण हम यहां पर देखेंगे, यानी कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश जो होते हैं भाई प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश कैसे हो सकता है? आपका प्लस कॉमा प्लस, ऐसे हो सकता है। ठीक है नहीं, या आपका हो सकता है माइनस कॉमा माइनस, ऐसे हो सकता है। तो ये कैसे आवेश है? सजातीय आवेश है। ठीक है नहीं, तो ये दोनों के दोनों जो आवेश है सजाती हैं। एक काम करिए, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q1 इसको Q2। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों ही क्या है? सजातीय आवेश है। इसलिए क्या है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्लियर? तीसरा लिखिए इसका, तीसरा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। आकर्षण करते हैं। विजातीय आवेश जो होते हैं ना वो आकर्षण करते हैं। कैसे? विजातीय आवेश कौन से होंगे? यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है नहीं, तो यहाँ आकर्षण बल लगता है और यहाँ प्रतिकर्षण बल लगता है, इतना आपको ध्यान में रखना है।
तो इसका पहला गुण क्या होगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और दूसरा इसका सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तीसरा क्या है, विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, यानी कि विजातीय आवेश जो होते हैं यानी अलग अलग तरीके के आवेश, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है नहीं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षण लगता है। तो चौथा लिखिए इसका, चौथा क्या है, चौथा है आवेश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है, के प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके गुण होते हैं भाई, इनको आपको तैयार कर लेना है, आवेश के गुण। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आवेश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे, आवेशों का योज्यता, यानी आवेशों की योग, यानी कि आवेशों किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है नहीं। तो आवेशों की लिखेंगे, आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों की योज्यता, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे, तो आवेशों को जोड़ने के लिए बीजीय विधि का प्रयोग करते हैं, बीजगणितीय विधि से इसको जोड़ा जाता है। तो आवेशों को जोड़ने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, आवेशों का योज्य ज्ञात करने के लिए या आवेशों का योग ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय योज नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, तो बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है आवेशों को जोड़ने के लिए। क्लियर, जैसे मान लीजिए आपके पास आवेश है, आपके पास आवेश है Q1, एक आवेश दिया है, प्लस का है ये, ठीक है नहीं। दूसरा Q2, ये भी आपका प्लस का है। मान लीजिए माइनस का Q2 3 दिया है और आपका दिया है माइनस का Q4 दिया है, फिर आपका प्लस का Q5 दिया है, ऐसे मान लीजिए माइनस का आपका Q6 दिया है। इस प्रकार से आवेश है, बहुत सारे आवेश है इस प्रकार से आपके, ठीक है नहीं। ऐसे करके होंगे टोटल करके n तक होंगे, Qn तक आवेश आपके देखने के लिए मिलेंगे, जैसा भी हो, प्लस माइनस जो भी हो, प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। क्लियर, तो अगर आपका इनका योग करना है तो यहाँ पर बीजगणितीय योग का प्रयोग करते हैं हम। किसका करते हैं, बीजगणितीय, ठीक है नहीं। तो बीजगणितीय योग देखते हैं, तो कुल टोटल निकालेंगे ना Q, तो Q टोटल निकालेंगे तो निकल कैसे निकल के आएगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, प्लस को जोड़ेंगे प्लस Q1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, और प्लस Q2, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, तो ये प्लस का है भाई, ये फिर प्लस लगाएंगे और यहां पर माइनस चिन्ह लेंगे, चिन्ह के साथ इसको जोड़ा जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस का Q4, ठीक है नहीं, प्लस और प्लस का Q5, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस का Q6, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से इसको जोड़ते जाते हैं। क्लियर, ऐसे ही जोड़ेंगे, प्लस लगा करके आगे आपको जोड़ना होगा तो प्लस माइनस लगा करके Qn को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके इनको जोड़ते हैं, यानी कि बीजगणितीय योग का हम प्रयोग करते हैं जब आवेशों को जोड़ना होता है। जैसे आपके पास है, आपका मान लेते हैं कि आपके पास एक 3 कूलम का आवेश है, फिर आपका 4 कूलम का आवेश प्लस का है, फिर आपका मान लीजिए 6 कूलम का आवेश है माइनस का है, फिर आपका मान लीजिए 4 कूलम का आवेश है प्लस का है, फिर से ऐसे करके। अब इनको आपको कहना है कि आप टोटल आवेश कितना हुआ, चार्ज कितना हुआ, तो जोड़िए आप इसको 3 प्लस 4, यानी कि प्लस में है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर लगाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस से प्लस माइनस का 6 और प्लस 4, आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4, 4 4 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9 प्लस 8 कितना हो गया, माइनस का 1 कूलम, इतना हो गया माइनस का 1 कूलम। इसी प्रकार से जोड़ते हैं, यानी बीजगणितीय योग हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर,
तो आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियम का प्रयोग किया जाता है, बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर, इतना आपको लिखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहां पर हमने देख लिया कि यानी कि आवेशों का योज्यता क्या होती है, यानी कि आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है, तो बीजगणित के रूप में जोड़ा जाता है, बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं आवेश का संरक्षण क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे आपका आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है नी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है नी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि आवेश कोई भी विलगित निकाय है और उस पर जो आवेश है वो आवेश जो रहता है वो नियत रहता है। कोई भी निकाय है, अगर मान लीजिए पहले जो उस पे आवेश है वो बाद में भी रहेगा, पूरे सिस्टम को मिला करके, ऐसा नहीं अलग अलग हो, पूरा सिस्टम मिला करके यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं ना, उसका पूरा मिला करके आवेश अगर हम देखें पहले का और फिर बाद का, तो वो दोनों बराबर बैठेगा। क्लियर, तो उसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, यानी किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है नहीं, तो आप यहां पर लिखेंगे किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। समझिए, ठीक है, यानी कि किसी भी निकाय जो होता है उसका कुल आवेश जो होता है वो सदैव नियत रहता है, यानी कि जो पहले था जो आवेश वो बाद में भी रहेगा, क्रिया के बाद भी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है नहीं, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, परंतु फिर भी इनका आवेश नियत रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मेन परिभाषा आपकी ये वाली ही यहां से देखिए। ठीक है, आप इसे भी लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, तो आपका यहां से हो जाएगा। अर्थात करके मैंने लिख दिया है, तो आप लिखना चाहें तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। अर्थात करके मैं जो यहां से लिखा है ना, तो ये लिख सकते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझिए कैसे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम, और एक है आपका क्लोरीन। सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करेगा, जुड़ेगा, तो इसका ऊपर होता है भाई प्लस और इस पर होता है माइनस। ठीक है नहीं,
ये जब आपस में आदान प्रदान करेंगे तब जाकर के क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे NaCl। क्लियर? तो यहां पर ये हो गया, सोडियम के पास यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने लिया, तब जाकर के ये इन्होंने क्या बनाया, NaCl बनाया, ये उत्पाद बनाया। ये क्रिया से पहले का है, ये क्रिया हो गई उसके बाद का है। अगर आप यहां पर देखिए, मैं आपसे कहूं बताइए सोडियम पर पहले चार्ज कितना था, यहां का कुल चार्ज निकाल रहे हैं, तो पहले चार्ज कितना है प्रक्रिया से पहले, तो देखिए पहला है प्लस का 1, पहला चार्ज, प्लस दूसरा माइनस का 1। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए बराबर लगाओ। इसका देखो, इस पर कोई चार्ज है भाई नहीं, क्योंकि आदान प्रदान करके इन्होंने बॉन्डिंग कर लिया, और यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो जीरो। क्लोरीन का ये भी जीरो, इसका मतलब यहाँ तो सब जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी देखिए माइनस, तो ये प्लस, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब देखिए कि आवेश पहले भी इन पर जीरो था, कुल आवेश पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो ही है, क्योंकि यहाँ प्लस था, एक सिंगल के देखें तो एक वन था और यहाँ माइनस था। तो इस प्रकार से आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है और ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, जीरो का मतलब ये नहीं है कि आवेश नष्ट हो गया है, आवेश नष्ट नहीं हुआ है, यानी कि पहले भी क्रिया से पहले भी आवेश का कुल आवेश देखा जाता है ना, निकाय का, ये पूरा निकाय है, इस पूरे निकाय कुल आवेश जीरो, इधर भी जीरो, दोनों तरफ जीरो है, क्रिया से पहले क्रिया के बाद भी। तो यही हो गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर? यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि आवेश संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहां पर एक छोटा सा और टॉपिक है आवेश के बारे में, हम यहां पर देख रहे हैं कि यानी कि आवेशन के प्रकार। तो जो आवेश जो होता है किसी वस्तु पर आता है उसके प्रकार होते हैं, यानी कि कई प्रकार से आता है। ठीक है नहीं? तो यहां पर हम देखेंगे कि आवेशन कितने प्रकार से होता है। देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि आवेश के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है और ये कितने प्रकार से हो सकता है या कितने प्रकार का होता है। वो बात और ये बात एक ही है जो मैंने आपको पहले समझाया था ना, यानी आवेश के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है नहीं, पीछे वहीं से ही है। ठीक है नहीं, तो वहीं से ये टॉपिक लिया है आवेशन के प्रकार। तो आवेशन का प्रकार का मतलब ये है कि आवेशन कितने प्रकार से हो सकता है किसी वस्तु पर। तो देखिए समझिए, पहला जो होता है हमने पढ़ लिया है, पहला होता है आपका घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण, घर्षण के द्वारा। दूसरा आपका होता है भैया प्रेरण के द्वारा, प्रेरण। तीसरा होता है आपका चालन के द्वारा। ये तीन प्रकार से आपका आवेशन होता है, घर्षण के द्वारा और प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा। घर्षण के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया जब मैंने आपको बताया आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो वहां पर हमने घर्षण से ही देखा था। तो घर्षण क्या कहता है, सबसे पहले आप इसको देखिए, घर्षण वाले को। घर्षण आप लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा अगर आवेशन को आप देखना है तो समझिए क्या होता है। घर्षण में ये होता है कि एक मान लीजिए एक आपकी वस्तु है, ये है एक वस्तु, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, और दूसरी वस्तु ये है इस प्रकार से, ये दो वस्तुएं आपकी हैं। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, और जब इसको आप आपस में रगड़ोगे, घर्षण कराओगे, इसमें क्या कराओगे भाई, घर्षण कराएंगे, इन पर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज। ठीक है नहीं। अब मान लीजिए आपकी एक यहां पर ये वस्तु और ये वस्तु, इनको आपस में रगड़ेंगे तो एक पे क्या हो जाएगा भाई, एक प्लस आ जाएगा मान लीजिए, दूसरे पर माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से। तो जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है उसे हम बोलते हैं घर्षण आवेशन। ठीक है नहीं। तो इसमें आपको किस प्रकार से आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखेंगे जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए तो यहां पे पॉजिटिव है, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में, ठीक है नहीं। तो क्या बताया मैंने, जब दो वस्तुओं को आपस में या दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश होता है, तथा यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर धनावेश होता है। ठीक है, तो बस यही है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, इस प्रकार से होता है। दूसरा समझिए, दूसरा है आपका क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दूसरा आपका कौन सा भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझिए क्या होता है। प्रेरण में ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ये वस्तु है, ये वाली वस्तु है, क्लियर, ये वस्तु है, और आपके पास एक और वस्तु है, ये वाली, ये मान लो कोई दूसरी टाइप की मैंने बना लिया यहां पर, इस प्रकार से ये वस्तु है, क्लियर। ये तुम्हारी आवेशित वस्तु है, इस पे पहले से ही ऑलरेडी प्लस आवेश है, और ये कैसी है, अनावेशित है। ये दोनों ही कैसी थी, अनावेशित थी, आपस में रगड़ा तो इन पे किस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या आ गया, आवेश आ गया। ये दोनों ही अनावेशित वस्तु, अनावेशित मतलब उदासीन वस्तु है, ये दोनों ही उदासीन है भाई, ये भी उदासीन ये भी उदासीन, दोनों वस्तु उदासीन है, परंतु जब इनको आपस में रगड़ा तो आवेश का डिस्बैलेंस हो गया, कोई किसी पे चला गया कोई किसी पे चला गया, तो किसी पे ज्यादा किसी पे कम हो गया, तो इस कारण से यहाँ पर आवेशन हुआ। यहां देखिए क्या हो रहा है, प्रेरण का मतलब दूर से ही हो जाए, संपर्क में ना हो। तो एक ये कैसी है, ये उदासीन वस्तु है, कैसी भाई, उदासीन, या ऐसे हम बोलते हैं अनावेशित वस्तु, और ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु यानी कि उदासीन वस्तु। जब हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाते हैं तो क्या होता है, पास लाते हैं, जोड़ते नहीं है, उसे चिपकाते नहीं है, पास लाते हैं तो क्या होता है, प्लस वाला जो इस पर क्या होता है, देखो एक बार बताएं आपको, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु सही उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ओवरऑल अगर उसको देखा जाए, संपूर्ण पदार्थ को देखा जाए तो उस पर सब चार्ज जीरो होता है, परंतु उस पर पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है उदासीन वस्तु के ऊपर। ये मार्का है आपका, इस मार्के पर भी आपका चार्ज वगैरह, तो वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों प्रकार का इस पर चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये उदासीन है एक तरह से। तो ऐसे ये उदासीन थी, जैसे सब पॉजिटिव चार्ज पहले से था, हमारी आवेशित वस्तु थी, जब इसको इसके पास ले गए भाई, इसको जब इसके पास ले गए तो क्या देखा कि इस पर आ गया भैया नेगेटिव चार्ज, एक तरफ हो गया नेगेटिव, खिंचाया भाई, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, तो एक साइड से हो गया पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और एक साइड से हो गया इसका पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो इस प्रकार से ये वस्तु क्या हो गई, अब आवेशित हो गई भाई, एक साइड से प्लस माइनस हो गया, एक साइड से प्लस हो गया। आप चाहो तो इसको पृथ्वी से ग्राउंड से जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, इससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव जो है वो सारा कुछ चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्लियर, अर्थ के अंदर चला जाएगा ये आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वस्तु, तो ये आवेशन हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, जब एक आवेशित वस्तु के पास, जब एक आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु या हम कह सकते हैं उदासीन वस्तु को लाया जाता है, संपर्क कराए बिना ही उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन को प्रेरण आवेशन कहा जाता है, क्लियर, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसमें पदार्थ को संपर्क में नहीं लेते हैं, जोड़ते नहीं है, टच में नहीं लेते, ऐसे दूर से ही कराते हैं। जैसे आपने देखा कंघी होती है, वो आपको ऐसे करके कराएं तो क्या होता है, दूसरी वस्तु में आवेशन आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए, तो अब हम देखते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, चालन द्वारा। तो चालन द्वारा समझिए भाई, चालन द्वारा किस प्रकार से है। चालन द्वारा आपने देखा होगा, जैसे आपका फोन वगैरह जो होता है ना, चार्ज होता है, वो कैसे होता है, चालन विधि से होता है भाई।
तो चालन में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए अब ये आपकी वस्तु है, ये वस्तु है, उदासीन वस्तु है, और ये आपका क्या है यहाँ पर भाई एक पदार्थ है, ये कोई इस पे अब इसको हम इससे जोड़ देंगे भाई, संपर्क कर देंगे इसको ऐसे इस प्रकार से, और ये कैसा है भाई प्लस है, कैसा है भाई प्लस है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये वाली होती है आवेशित, यानी आवेशित वस्तु होती है, और ये वाली जो होती है अनावेशित, यानी अनावेशित मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, यानी आवेश तो है इस पे, परंतु अगर हम टोटल आवेश की बात करें तो शून्य है इस पे, ठीक है। जब इस आवेशित वस्तु को इसके अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु के पास लेके आते हैं, यानी कि इसको आपस में संपर्क कर देते हैं, तो होता ये है कि एक साइड पर इधर क्या हो जाता है भाई माइनस हो जाता है, इधर हो जाता है एक तरफ प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है एक बार प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी जो वस्तु होती है वो आवेशित हो जाती है, ठीक है नहीं। तो इसे बोलते हैं हम चालन आवेशन। तो आपको इसमें किस प्रकार से लिखना होगा, इसमें लिखना होगा जब एक आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है, तो उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु के कारण एक तरफ धनावेश व एक तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो इस विधि को चालन आवेशन विधि कहा जाता है, क्या कहते हैं, या चालन आवेशन कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को चालन आवेशन कहा जाता है, या चालन आवेशन विधि कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो ये होता है चालन आवेशन, क्लियर। तो इसी प्रकार से जो मैंने बोला है वही आपको लिखना है। तो आवेशन तीन प्रकार से मैंने बताया, यानी घर्षण और आपका प्रेरण और चालन, ठीक है। इस प्रकार से आवेशन हो सकता है वस्तु का, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारा एक लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से जो देखेंगे वो कूलॉम के नियम से देखेंगे। अभी हमारा जो बेसिक क्लास चल रहा है केवल ये, ठीक है नहीं। तो अब हम देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है नहीं, समझेंगे इसको। देखिए इसकी जो डेफिनेशन क्या कहती है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, यानी कि कोई भी एक वस्तु या निकाय है उस पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब यह है कि यानी एक पूर्णांक हो लिया जाएगा, यहाँ पर कोई पूर्णांक हो, पूरा गुणज होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप समझिए अगर आप कहीं पर फोन लेने के लिए जाए, ठीक है नहीं, आपसे अगर आप वहां पर जाएंगे फोन खरीदने के लिए, तो अगर आप उससे कहोगे कि हमको आधा फोन चाहिए, क्या देगा, नहीं देगा भाई, आधा फोन हो ही नहीं सकता, ठीक है नहीं। या आपसे कहेगा एक काम कीजिए हमें जो चार्ज जो है ना उसको आधा चार्ज दे दीजिए, नहीं देगा। या आप मिठाई लेने के लिए जाओगे किसी हलवाई के पास, अब वहां पर जाकर कहोगे कि हमें 2.0005 किलोग्राम मिठाई दीजिए, क्या देगा, नहीं देगा। या तो वो 2 किलोग्राम देगा, ठीक है नहीं, 2 किलोग्राम। यानी कि कहने का मतलब यह कि आपको एक पूर्ण संख्या के रूप में आपको वो मिठाई देगा, ठीक है नहीं, कम बढ़ती नहीं, पूर्ण 1.5 किलो 2 किलो इस प्रकार। तो आप देखेंगे तो एक पूर्ण संख्या के रूप में देगा। परंतु यहां पर क्या है, यहां समझिए, ऐसे यहां पर है कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आप समझिए एक परमाणु, मान लीजिए ये आपका एक परमाणु, ठीक है नहीं, और एक आपका ये परमाणु, ठीक है, इसका नाभिक है, ठीक है, इस प्रकार से नाभिक, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, या इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आपको पता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाएगा, क्या आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हाफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं जा सकता, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता भाई, ठीक है नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्यों, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्लियर। तो यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, यानी कोई एक वस्तु है जिस पर जो उपस्थित कुल आवेश है ना, उसकी गणना कैसे करेंगे, उस वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी उपस्थित है, उसका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है किसी वस्तु के ऊपर, मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना गया भाई, यहां से गया एक इलेक्ट्रॉन। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, ठीक है नहीं,
जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप जानते ही हो कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इस वस्तु के ऊपर जो यहां पर आया है ये इलेक्ट्रॉन, तो इस वस्तु के ऊपर कितना चार्ज हुआ वो हम देखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन गए 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब ये कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर चार्ज होगा। और यहाँ कितना होगा, जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के जो गए हैं उसी के बराबर यहाँ पर कमी होगी आवेश की, उतना ही धनावेश होगा। यहाँ पर उतना ही क्या होगा भाई, धनावेश होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव निकल गया बचा हुआ पॉजिटिव रह गया, इसका मतलब उतना ही इन पर पॉजिटिव रहेगा। यहाँ बस पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है बस, क्योंकि मैंने बताया प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम ही होता है, यही सेम होता है, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। ठीक है, जब यहाँ से निकलता है तो माइनस में जाता है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गया माइनस का 1, गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 गया है। ठीक है नहीं, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे धनायन आ गया, क्या आ गया भाई, धनायन आ गया। ठीक है नहीं, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन से जो गया है कितना आवेश गया, तो वहां पर हम प्लस से गुणा कर देंगे, प्रोटॉन होता है इस प्रकार से। तो ये होता है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु के 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है नहीं, गुणज के बराबर होता है, नहीं गुणज होता है। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है Q बराबर होता है 1 ± Ne, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है मैं बता दिया आपको। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए। मान लीजिए इस पे से 20 इलेक्ट्रॉन गए तो 20 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितना गया, कितना अधिक है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन अधिक है, गुणा कर देंगे जो भी हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यानी कि 2, ठीक है नहीं, 32 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, यानी इतना आवेश इस पे चार्ज हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से होगा। कैसा होगा, अधिक है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कमी हो रही है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर, इसको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसको हम पूर्ण गुणज में लेते हैं, यानी कि n बराबर जो होता है, n बराबर पूर्ण संख्या में लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। इसको n बराबर हम पूर्ण संख्या में कैसे लेंगे, ऐसे 1 ले सकते हैं, ±1, ठीक है नहीं, ऐसे आपका ±2, ऐसे ±3, इस प्रकार से डॉट 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 हम यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब पूर्ण गुणज में होना चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके, -1 -2 -3 इस प्रकार से। क्लियर, बस तो ये होता है, तो ये होता है आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है नहीं, तो इसकी परिभाषा समझ लेंगे, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु के 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फॉर्मूला ये होता है, इसकी न्यूमेरिकल है, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको इतना समझना है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सारा कुछ मैंने बता दिया, आवेश के बारे में बता दिया, आवेश का मात्रक बता दिया। हाँ, एक चीज और रह गया इसमें, आवेश की विमा के बारे में रह गया, तो सिंपल सा इसका विमा आप लिख देंगे। चलिए, विमा, विमा क्या होता है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि Q बराबर होता है भैया IT, तो इसका विमा जो होता है एम्पियर, यानी धारा का विमा होता है A, समय का विमा होता है भाई T, तो इस प्रकार से इसकी विमा होती है AT, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो विमा भी लिख लेना इसकी, बस ये रह गया था। अब आवेश के बारे में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बेसिक जो भी है, बस इसको तैयार करके आना है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सारा कुछ बता दिया मैंने, मात्रक, विमा वगैरह, आवेशन किस प्रकार से होता है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है नहीं, क्वांटाइजेशन क्या होता है, और इसका मैंने आपको बताया आवेश संरक्षण क्या होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।